नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे रचनावादी दृष्टिकोण। उससे पहले हम लोग जानेंगे, इससे पहले हम लोग जो पढ़ा था उस क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हम लोग देखे थे। तो चलिए, हम लोग देखे थे कि श्रवण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। श्रवण के आधार पर वर्गीकरण हम लोग देखे थे, और देखे थे विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण। वो क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण, चिंतनशील विचारक, रचनात्मक विचारक, व्यवहारिक विचारक, ठीक है, और एक है वैचारिक विचारक, ठीक है, ये है वैचारिक विचारक। और आज हम लोग जानेंगे रचनावादी दृष्टिकोण क्या है, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रचनावादी दृष्टिकोण क्या है। कह रहे हैं कि रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंतर संबंधित अवयव है, जिसको 5E दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकता है, क्योंकि 5E मॉडल अगर कहा जाए, 5E दृष्टिकोण से भी इसे कहते हैं। कौन किसको? रचनावादी दृष्टिकोण को। इसे याद रखने योग्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं 5E में पहला E कौन सा है। पहला E है एंगेज, यानी संलग्न। इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षक का क्या कार्य है? शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना, प्रेरणा देना, उत्साह करना, मोटिवेट करना। एंगेज, ठीक है, ये हुआ एंगेज। दूसरा क्या है? अन्वेषण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लोर। इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग। अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ आँख का उपयोग हो रहा, एक इंद्रिय का। अगर हम देख के साथ सुन भी रहे हैं तो हम 2 चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम लिख भी रहे हैं तो मेरा तीसरा स्पर्श जो, यानी तीसरा इंद्रिय भी काम आ रहा। तो इसी प्रकार से अगर हम बोल भी रहे हैं तो और एक इंद्रिय का काम हो रहा। तो इस प्रकार से होता है कि आप सभी इंद्रियों का उपयोग सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता, यानी कॉमन एक्सपीरियंस विकसित होना आदि आते हैं। एक्सप्लोर, अन्वेषण के अंतर्गत क्या क्या? सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता, कॉमन एक्सपीरियंस विकसित होना आदि आते हैं। तो आप संलग्न समझ गए, अन्वेषण समझ गए, यानी एंगेज, दूसरा एक्सप्लोर। 2 E हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा E क्या है। तीसरा E है आपका एक्सप्लेन, मतलब व्याख्या। एक्सप्लेन, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षार्थी में पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि आते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में जो पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक जो विचार विमर्श होते हैं, ये सारी आते हैं। व्याख्या करते हैं जो शिक्षक, तो ये सारी आ जाते हैं एक्सप्लेन में। और चौथा है एलाबोरेट, यानी विस्तार। जो चीज़ के भी जो जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं उसको एलाबोरेट करके विस्तार पूर्वक उससे बात करना चाहिए कि प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है। जो भी ज्ञान है सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए नहीं, उसे विस्तार पूर्वक किसी दूसरे क्षेत्र में भी प्रयोग करके देखा जाना चाहिए कि उस प्रकार से क्या होता है किसी दूसरे क्षेत्र में से अगर लागू किया जाए तो ये हुआ एलाबोरेट। और 5वां E यानी इवेलुएट, यानी मूल्यांकन। प्राप्त ज्ञान का उद्देश्य के अनुसार मूल्यांकन। जो आपके पास ज्ञान प्राप्त है उसको जिस उद्देश्य है, उद्देश्य के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन। तो ये हो गया 5E मॉडल, 5E दृष्टिकोण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि संलग्न, यानी एंगेज, एक्सप्लोर, उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेलुएट। तो ये 5 हो गया। और अब हम लोग देखेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उससे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। इन सब के शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और आगे हम लोग देखेंगे शिक्षण एक कला है और कौशल है। शिक्षण एक कला है, एक आर्ट है, स्किल है,
ठीक है। आर्ट एंड स्किल्स, शिक्षण एक नॉट ओनली साइंस, नॉट ओनली आर्ट, शिक्षण एक कला है और कौशल भी है, और शिक्षण विज्ञान भी है, जो दूसरे जगह पर हम लोग बात किए थे इससे पहले। इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनका नीचे संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर, इसमें क्या कह रहे हैं कि सामान्यतः यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। जो ज़्यादा योग्य है यानी अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए, और कम योग्य शिक्षकों को निम्नतर स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। यानी अगर कहा जाए हमारी अपनी भाषा में, तो जिसके पास डिग्री ज़्यादा है या डिग्री ऊंचा डिग्री है तो उसे बड़े क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और जिनके पास डिग्री कम है उसे निम्न स्तर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यही है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है, जैसे जेवीटी, बीएड, सीटेट, नेट आदि। ठीक है। जैसे कि जेवीटी, बीएड, सीटेट, नेट आदि, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण कौशल। ठीक है। जैसे कि जेबीटी जो है ये टीचर के लिए है, सामान्य स्तर पर जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए जेबीटी। बीएड जो है, आप अगर बीएड किए हुए हैं तो आप हाई स्कूल के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है। और मिडिल को भी पढ़ा सकते हैं। और सी टेट अगर आप करते हैं तो ये सेंट्रल लेवल का टेट है, ये भी आप प्राइमरी को पढ़ा सकते हैं। और वर्तमान में अभी ऐसा लागू होने जा रहा है कि आप हाँ मिडिल, प्राइमरी मिडिल इसमें पढ़ा सकते हैं सी टेट में। और नेट अगर क्वालिफाई किए हैं तो आप कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सरकार के अनुसार जो निर्धारण किया हुआ है योग्यता का, तो ये इन सारी चीज़ें हैं। और हम लोग देखेंगे शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल्स। प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में कि शिक्षक का अनुभव यानी एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है, क्योंकि सीखता है। ये टीचिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस, और टीचर भी सीखता है। टीचर खुद सिखाता है लेकिन खुद सीखता भी है। शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है, क्योंकि वो हमेशा सीखता है, बच्चों से भी, बड़ों से भी, समाज से भी, हर क्षेत्र में सीखता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है। ठीक है। और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। ठीक है। कक्षा को सही तरह से कंट्रोल करके रखता है, एक श्रेष्ठतर ढंग से, एक उचित ढंग से प्रबंध करता है। उसका मैनेजमेंट, कक्षा क्लास मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट को ठीक तरह से कर पाता है, एक अनुभवी शिक्षक अगर कहा जाए तो। कक्षा का वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट, वातावरण अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सुगम बनाने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर वातावरण सही रहेगा, सब बच्चा अगर पढ़ने में व्यस्त रहेंगे तो कोई बच्चा उस समय कोई मस्ती इस प्रकार का नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सभी एक प्रकार का माहौल में है। तो यही होता है कि विद्यालय के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर उसमें एक माहौल पैदा होता है, और शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को माहौल दे, वातावरण दे, ऐसा वातावरण तैयार करे ताकि उसमें बच्चे खुद से पढ़ने लग जाएं, किसी का डायरेक्शन के बिना निर्देश के, क्योंकि सब बच्चे को देखा देखी वो खुद भी पढ़ने लगते हैं। ये हुआ कक्षा का वातावरण। और पांचवा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। प्रभावी शिक्षण के लिए
प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है। अगर शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहे तो शिक्षक की स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र यानी शिक्षक को उसे मतलब पराधीन करके या उसे ज़बरदस्ती करके नहीं रखना चाहिए, उसे स्वतंत्र सोच वाला होना चाहिए शिक्षक को, टीचर को। तभी उस शिक्षक को एक प्रभावी शिक्षक एक इफेक्टिव टीचिंग दे सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं। और इसको सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे, क्योंकि अगर ऐसे जो पैसे वाली समस्या है, आर्थिक समस्या, इस प्रकार की अगर कोई समस्या रहे तो टीचर का, शिक्षक का उसी तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए इन सारी समस्याओं का मतलब उनके पास समाधान होना चाहिए। कह रहे कि आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहेगा। अगर यदि शिक्षक का ध्यान इधर लगा रहे तो उस से शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। उनके जो क्वालिटी एजुकेशन है जो देना चाह रहे हैं ना, वो दे नहीं पाता। कौन? शिक्षक। किसको? टीचर। बच्चों को वो उस प्रकार की शिक्षा नहीं दे पाता अगर उसे पैसे की तंगी, अगर इस प्रकार की परेशानी हो तो। और यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है, क्योंकि जैसा टीचर के साथ वैसा स्टूडेंट के साथ भी होता है। उसे भी अगर ठीक से उसे पैसा उसके पास नहीं है, उसके पास भोजन नहीं है, इस प्रकार मतलब किसी प्रकार की इस प्रकार की बैकग्राउंड अगर सही नहीं है तो उसे शिक्षा प्राप्त करने में मुश्किल होता है। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर में शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ क्या क्या है, कैसा है, देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, बिल्कुल, इसलिए वे अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं। तो इसीलिए शिक्षक चाहते हैं अपनी सोच के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कक्षा को ढंग से चलाएंगे, और इसलिए शिक्षक जो है अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरी तरफ, ये एक तरफ की बात हुई, ये दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी जो है, चाहे वे विद्यालय हो, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के हो, शिक्षण पद्धतियों में स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए दोनों कौन सा शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना चाहिए, ताकि शिक्षण उद्देश्य को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। क्योंकि अगर शिक्षक और जो प्रशासनिक इंस्टीट्यूट से ये अगर समन्वय एक तरफ से नहीं होगा, अगर इन दोनों में मिलजुल के काम करने की अगर क्षमता नहीं होगी, तो फिर शिक्षण का उद्देश्य जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ये दोनों को, किसको शिक्षक और प्रशासन दोनों को समन्वय होना चाहिए, ठीक है। दोनों को अच्छी तरह से उन दोनों में मतलब समन्वय अगर होगा तो सुचारू रूप से शिक्षण उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे 7वां पॉइंट, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में क्या कह रहे हैं कि जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है, कैसे विषय जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है, वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता है। बिल्कुल सटीक बात है। अगर खुद ही उस विषय पर मास्टरी हासिल नहीं किया या स्पेशलाइज नहीं है तो शिक्षण को उस प्रकार से प्रभावी नहीं कर सकता। लेकिन वही शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उसे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझ सकता है। ऐसा भी होता है कि आपका जिस विषय है, आपने शिक्षक अगर जिस विषय से लेकर विशेषज्ञता हासिल की है, अगर उसी विषय में उसे पढ़ाने दिया जाए तो अच्छी तरह से बच्चों को प्रभावित कर सकता है। परंतु अगर शिक्षक को किसी दूसरे विषय को अगर पढ़ाने दिया जाए या पढ़ाना पड़े तो उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा बच्चों को, क्योंकि उस विषय पर उतने ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज नहीं होता है शिक्षक को।
आगे हम लोग देखेंगे समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं। समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स। माता पिता की अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती है। वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ी ये फैक्टर्स है या समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं। वो चाहता है, उनकी अपेक्षाएं है, माता पिता की अपेक्षाएं क्या है? चर हस्तक्षेप, ठीक है, के रूप में कार्य करती है। वे शिक्षार्थी पर दबाव डालते हैं जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वो बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि हाँ आपको ये क्योंकि उसे आश्रित है, वो चर है, ठीक है, वो आश्रित चर है। बच्चे जो है आश्रित चर है, क्योंकि माता पिता की आश्रय से वो पलते हैं, बढ़ते हैं, और उनका भी एक आशा रहता है, अपेक्षाएं रहता है कि हाँ मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा बेटी ऐसा हो, ठीक है। तो इसीलिए उनके दबाव से शिक्षक जो चाहते हैं उनको उस प्रकार से कभी कभार ठीक ढंग से प्रभावित नहीं, मतलब शिक्षण ठीक ढंग से नहीं दे पाता है। तो इसीलिए इस वजह से भी शिक्षण काफ़ी प्रभावित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षण कौशल के बारे में, ठीक है, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में कि क्या क्या है, कैसे हैं, किस प्रकार से काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर जानकारी आप सबको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू सो मच।